नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है सृजन के संवाहक शिक्षक, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक और साहित्यकार डॉक्टर सविता मोहन। नमस्कार। साहित्यकार और नामी भाषाविद डॉक्टर राम विनय सिंह। नमो नमः। और शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से नवाजी गई शिक्षिका शकुंतला इस्टवाल जी। तो डॉक्टर सविता मोहन, डॉक्टर राम विनय सिंह जी और शकुंतला इस्टवाल जी, आप तीनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। अब जो विषय हमारा है वो बड़ा विशद विषय है, सृजन के संवाहक शिक्षक। और जब हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आता है हमारे मन में कि एक बच्चे के अंदर जो सृजनशीलता होती है उसको विकसित करने में, उसका परिष्कार करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो मैं अपने इस पहले सवाल के साथ डॉक्टर सविता मोहन आपके पास आ रहा हूँ। धन्यवाद मुकेश। मैंने अपना पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बिताया है। 43 वर्ष मैंने शिक्षा दी है बच्चों को जी। और मुझे ऐसा लगा है कि एक बच्चा पूरा जीवन सीखने में ही रहता है, उसके अंदर हमेशा ही सृजनशीलता रहती है। शिक्षक सिर्फ उसकी उस भावना को गति देता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, हर बढ़ती हुई चीज के प्रति आकर्षक होता है। जैसे बहती हुई नदी की तरफ, बहुत तेज चलती हुई हवा की तरफ, वर्षा की तरफ, गुब्बारे की तरफ। पूरी दुनिया के बच्चे, अभी एक शोध आया था कि पूरी दुनिया के बच्चे गुब्बारा क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक सृजन है, क्योंकि वो ऊपर को उठ रहा है। यानी बच्चे के अंदर सृजनशीलता तो पहले से है, सिर्फ उसको पहचानना और उसको एक रास्ते की मोड़ना जो है वही सृजनशीलता है। शिक्षक के पास जब कोई जो बच्चा आता है तो अपने साथ एक पूरा दिमाग लेके आता है जी। जो उसके परिवार से, उसकी परंपरा से, उसके माता पिता ने जो उसको सौंपा हुआ है। कुछ जन्मजात होती हैं और कुछ उसका अपना सामाजिक परिवेश होता है, जो परिवार के इर्द गिर्द, मोहल्ले में, पार्क में जो सीखता है बच्चा। जब वो शिक्षक के पास आता है तो बहुत सारे पूर्वाग्रह को लेकर के आता है, उसके माता पिता का प्रभाव भी उस पर होता है। शिक्षक का दायित्व तो वहाँ पर अब बनता है, वो देखता है कि बच्चे के पास क्या है और मुझे इसके पास क्या इसकी गति है। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हारे चाचा हैं, वो ताऊ हैं, ये भाई हैं, तुम चाहो तो जा भी सकते हो, तुम चाहो तो युद्ध भी कर सकते हो। और अंत में कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। तो एक शिक्षक का दायित्व भी ऐसा ही होता है कि वो विद्यार्थी को पहचानता है और पहचानने के बाद जो उसके अंदर गुण है, जिस तरह का गुण है, उस तरह के गुण को आगे बढ़ाता है और उसको गति देता है। ये शिक्षक का ही दायित्व है और शिक्षक के अलावा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। ना उसके माता, ना उसके पिता, ना उसका परिवेश, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि एक शिक्षक के सामने ही एक विद्यार्थी अपने भरपूर रूप में होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े भरपूर रूप में होता है, प्रत्यक्ष होता है। उसकी हर गतिविधि को मैंने यदि समय होता तो मैं बहुत सारे किस्से आपको सुना सकती थी। कि मैंने एक बार किसी कंपटीशन में एक विद्यार्थी को जाने से मना कर दिया कि नहीं तू नहीं जाएगा, और दूसरे दिन देखा उसने कॉलेज की बड़ी दीवार पे मेरे खिलाफ एक बहुत सुंदर कविता लिखी हुई थी। क्या बात है, क्या बात। मैंने उस कविता को पढ़ा, मैंने कहा अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कंपटीशन तो हो चुका था। बाद में मैंने उस बच्चे को बुलाया, हमने एक हस्तलिखी पत्रिका शुरुआत करी, उसको संपादक बनाया, और वो बच्चा आज के समय में एक अच्छा साहित्यकार है और एक बहुत अच्छे साप्ताहिक पत्र का संपादक है। क्या बात, बहुत अच्छा। मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे खिलाफ हो गया। उसने कहा कि एक टीचर है हमारी, डुगडुगी बजाती है और कुछ बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। उस कविता में ये लिखा हुआ था। परंतु मुझे उसका ये सब कहना बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको वहाँ। तो ऐसे ही शिक्षक होता है। यदि अब आज के समय में यदि थोड़ा सा परिवेश बदला है, ऐसा आप कह सकते हैं। जो लोग शिक्षक नहीं होते वो ऐसा कह सकते हैं। आप LIC में आप कह सकते हैं कि शिक्षक आप बदल गए, पर नहीं, शिक्षक ही दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सत्य पर टिका हुआ है। क्या बात है।
वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदल सकता। वो 2 दूनी 4 पढ़ा ही नहीं सकता। समाज में सब 2 दूनी 4 में लगे, 2 के बाद 5 करने में लगे हुए हैं, परंतु शिक्षक 2 दूनी 4 ही पढ़ा रहा है। क्या बात है। चाहे उसको 1000 रुपये मिल रहा है, चाहे उसको 1 लाख जी जी। तो सृजनशीलता बच्चा भी उस शिक्षक को देखता है जो उसके लिए कटिबद्ध होकर काम कर रहा है। और यदि बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी समझ है और थोड़ा सा भी जोश और है, तो वो जरूर अपने शिक्षक का अनुयायी होता है और वैसा ही करता है। अब मैं तो कहती हूँ कि मुझे ये जो बोलना भी आता है, जो कुछ भी आता है, वो सब मेरी शिक्षक की देन है। मुझे सौभाग्य है मेरा कि मैं डॉक्टर केशव दत्त रोवाली जी की शिष्या हूँ, बटोई जी की शिष्या हूँ, शैल बिहारी गुप्त राकेश जी की शिष्या हूँ। और मेरे पास एक विद्यार्थियों की बड़ी लंबी श्रृंखला है जो कि मुझे अपना आदर्श मानते हैं, जो आज भी कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है कि हम सविता मोहन के शिष्य हैं। तो ये एक सृजनशीलता तो है, मुझे सृजनशीलता मिली, मैंने आगे इसको सौंपी और ये अब उनके उसमें से बहुत सारे बच्चे शिक्षक हैं, वो उसको आगे सौंप रहे। मेरी एक विद्यार्थी बड़ी अच्छी है जसपुर में, उसने अपना स्कूल खोला। वो एक खाली बैठी थी, मैंने कहा क्या उसका कहाँ से ढूंढा उसने, मैंने कहा क्या कर रही है कि मैं स्कूल खोल रही हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी लगी है, फोटो भेजो। तो उसने साड़ी पहन कर, मैं मैडम वैसी साड़ी पहनती हूँ जैसे आप पहनती थी। तो ये क्या है, अनुसरण है। शिक्षक का, दुनिया में आदमी सिर्फ शिक्षक का ही अनुसरण करता है, क्योंकि शिक्षक ही उसके प्रत्यक्ष रूप में देवता शिक्षक ही है जी। मूर्ति में तो हमने शिव जी को देखा, पता नहीं कैसे थे, कृष्ण को देखा कैसे थे। एक शिक्षक जो हमारे जीवन को बनाने वाला है वो तो सामने है ना जी। वही गुरु है, वही ब्रह्मा है। शिक्षक ब्रह्मा होता है, अनगढ़ को गढ़ देता है। डॉक्टर राम विनय सिंह, आपके पास में आऊँ उससे पहले डॉक्टर सविता मोहन की पूरे वक्तव्य में 2 बातें बड़ी खींचने वाली हैं। एक तो ये कि जो आपने कहा कि कोई भी बच्चा सबसे पहले एक शिक्षक बनना चाहता है, और ये बहुत एक तरह से कहना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिन रिसर्च की आप बात कर रहे थे, ऐसा ही एक शोध में पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में, अकेले भारत में नहीं, कोई भी बच्चा अगर सबसे पहले कुछ बनना चाहता है तो वो टीचर बनना चाहता है। तो ये क्या प्रवृत्ति है और क्यों वो शिक्षक से ही इतना प्रभावित होता है, जबकि बच्चे के पास एक बहुत बड़ा परिवेश तब तक हो चुका होता है, वो शिक्षक ही बनना चाहता है। एक तो ये, और दूसरा आपने जो कहा कि शिक्षक के हाथ में एक डुगडुगी है, वो बजाता है और कई सारे बंदर। अब इस पर बहस करने जाएंगे तो कई सारी, लेकिन डॉक्टर राम विनय सिंह, मैं आपके पास जिस सवाल को लेकर आ रहा हूँ वो सवाल ये है कि पिछले 4 दशक में, मुझे लगता है 3-4 दशक में विशेष रूप से हमने देखा है कि बच्चों का और बच्चों का क्या कहें, ये कह सकते हैं कि अभिभावकों का बहुत ज़्यादा एक ध्यान गया है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की तरफ, विज्ञान और गणित जैसे विषयों की तरफ। और ऐसा आरोप है कि वो जो एक अंधी दौड़ शुरू हुई है विज्ञान और गणित की तरफ, स्वाभाविक रुचि से अगर बच्चा जाता है तो वो एक अलग स्थिति है, पर जैसे मैंने कहा यहाँ पर तो माता पिता और अभिभावकों का जो एक दबाव होता है, उसके चलते बहुत सारे बच्चे उस तरफ चले गए, खासकर जो अच्छे बच्चे, ठीक ठाक पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उससे जो हमारा साहित्य, संगीत और कला विषय हैं वो कमतर रह गए हैं, उनमें बच्चे कम रह गए हैं, या उनमें शिक्षकों की भी फिर पढ़ाने में रुचि कम हो गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये आरोप सही है, अगर सही है तो कहाँ तक सही है और इसके क्या दुष्प्रभाव आपको नजर? मेरी दृष्टि में ऐसा मानना उचित नहीं है। अच्छा। कारण कि यह जो साहित्यिक अभिरुचि है, वास्तव में यह जन्मांतर संस्कार है। चाहे वह विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे वह साहित्य का विद्यार्थी हो जी, अगर जन्मांतर संस्कार में उसके भीतर सृजनशीलता है तो वह कहीं भी रहेगा, सृजन करेगा। क्या बात है, बहुत अगर उसमें संस्कारभूत वह सृजनशीलता नहीं है, जिसे काव्य शास्त्रीय भाषा में शक्ति कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं, तो अगर वह नहीं है तो चाहे वह विज्ञान में जाए, चाहे साहित्य में रहे, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या बात है। इसीलिए आप अनुभव करते होंगे समाज में कि बहुत से ऐसे लोग जो साहित्य से पढ़े हुए नहीं होते लेकिन बहुत अच्छा साहित्य रचते हैं,
वे विज्ञान में जुड़े होते हैं। अनेक उदाहरण ऐसे हैं। जी हैं। केवल अगर ऐसा होता कि केवल संस्कृत पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला या अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति ही अगर कवि हो, लेखक हो, फिर तो सब कुछ बदल जाता। फिर सब कुछ बदल जाता। फिर तो कैसे होता कि हमारे मुकेश जी तो दूसरी जगह नौकरी करते हैं, फिर वो कथाकार कैसे होते? तो यह बिल्कुल ही अस्वीकार्य है कि साहित्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए है या किसी शिक्षा विशेष के लिए है। यह संस्कार विशेष की चीज है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आचार्य मम्मट ने बड़ी अच्छी बात कही कवित्व के संदर्भ में कि शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष याम विना काव्यम न प्रसरित प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। अगर वह संस्कार नहीं है जो सृजनशीलता का संस्कार है, तो आप सृजन करने की कोशिश भी अगर करेंगे तो कोशिश तो कर लें, उपहास, लेकिन उपहास के पात्र बनेंगे। वो प्रतिष्ठा योग्य कोशिश नहीं होगी। तो यह बड़ी बात है। ये आचार्य मम्मट का, आचार्य मम्मट ने कहा काव्य प्रकाश में, पहला तो संस्कार ही है। संस्कार है, वही प्रतिभा कहलाती है। उसी के माध्यम से बात आगे बढ़ेगी। अगर वह नहीं है तो फिर चाहे आप गणित पढ़ लें, चाहे आप विज्ञान पढ़ लें, चाहे आप हिंदी संस्कृत पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई व्यक्ति गणित पढ़ता है और अगर उसमें सृजनशीलता है तो वह रचना करेगा। अब्दुल कलाम साहब कविता लिखते थे ना, आइंस्टाइन कविता लिखते थे ना, बहुत अच्छी लिखते। ऐसे अनेकानेक मनीषी हुए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो वहाँ का जो कुलगीत है उसे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने लिखा, भटनागर साहब ने। और विज्ञान में तो सृजन है। हाँ, विज्ञान और इतना चर्चित है। तो इस प्रकार की सर्जना होती है, वह मुखापेक्षी नहीं है। मुखापेक्षी नहीं, मुखापेक्षी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए यह कहना जी ये डॉक्टर राम विनय सिंह, आपने तो एक तरह से पासा पलट ही दिया आपने अपने जवाब से। और ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये हम अपने व्यवहार में भी देखते हैं कि हमारी हिंदी पट्टी में, खासकर आज के साहित्य की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छी कविताएं जो आ रही हैं वो उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जिनका की बैकग्राउंड, जिनकी पृष्ठभूमि विज्ञान और गणित वाली रही है। बल्कि गणित वाले तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही तार्किक कहानियां लिख रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ 2 और 2 4 ही होता है। तो कल्पना भी करेंगे तो वो कल्पना भी बड़ी तार्किक होती है। विज्ञान और गणित वालों में ये देखा गया है। आप बिल्कुल। लेकिन मेरा जो सवाल था डॉक्टर साहब, वो इस संदर्भ में था कि ऐसा लगता है कि जो विज्ञान और गणित की तरफ हमारा ज़्यादा आग्रह हुआ है, उससे हमारे साहित्यिक और कला विषयों की तरफ, वो मुझे लगता है कि बच्चों के माँ बाप का ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि प्रतियोगिता है ना समाज में, और बच्चे को एक पैसा कमाने वाली मशीन की तरह माँ बाप देख रहे हैं और यश देख रहे हैं, वो उसका प्रतिष्ठा देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि तो डॉक्टर बन जा, तो इंजीनियर बन जा, तो आईटी में चले जा। बच्चे से नहीं पूछा जा रहा है कि तू कहाँ जाएगा, इसलिए हो रहा है ये। लेकिन डॉक्टर राम विनय सिंह, क्या लगता है कि जिस तरफ मैं आपका ध्यान खींच रहा था कि कहीं आपको लगा, क्योंकि आप उच्च शिक्षा विभाग में रहे हैं अभी भी, और शिक्षक के रूप में आपकी एक भूमिका है भाषाविद होने के अलावा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो विज्ञान की तरफ एक बहुत ज़्यादा आग्रह हुआ है, उसका कहीं सरकारी स्तर पर इन विषयों पर कम ध्यान या उनको बजट कम आवंटित हुआ? कह सकते हैं। अच्छा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई प्रतिभाशाली बच्चे ऐसा होते हैं जो सृजनधर्मी हैं, लेकिन लोक यात्रा के प्रसंग में जो संसार में जीवन जीने की जो व्यवस्था है, जो अर्थ की व्यवस्था है, उसकी अर्थोपार्जन के क्रम में वह सृजन के पथ से कुछ विमुख हो जाता है। इसलिए इस बात से सर्वथा इनकार करना उचित नहीं होगा। बहुत से मुकेश का प्रश्न है कि बिल्कुल विद्यालयों में क्या कोई पक्षपात होता है विज्ञान विषयों में और कला विषयों में? यह पक्षपात तो बिल्कुल नहीं। बजट को लेके लाइब्रेरी को होता है भाई, उनके पास यदि जैसे कि 100 रुपए आए हैं कॉलेज में, तो 80 रुपए विज्ञान को मिल जाते हैं। हम लोगों को जो कला विज्ञान सिखाए गए, हमको पुस्तक के नाम पे 20 रुपए मिलते हैं कि आपको लैब तो नहीं चाहिए, आपको तो कोई। मैं उसी तरफ आ रहा था। वो ये प्रश्न था। मैं मैडम शकुंतला इस्टवाल के पास जाऊं,
उससे पहले मैं जरा डॉक्टर सविता मोहन आपसे इसलिए भी कि आप उच्च शिक्षा में निदेशक भी रही हैं और 2 संस्थाओं में बतौर निदेशक और अध्यक्ष भी आपका, वो भी सरकारी संस्थाएं थी, आप पाठ्यक्रमों में भी रही हैं उनके निर्माण में। तो ये जब बहुत सारी भूमिकाओं में एक आदमी होता है तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। ये जो कला और ये विज्ञान नहीं, केवल कला के जो विषय हैं, जी। इनमें शोध की स्थिति क्या है हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में? ये बहुत टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया आपने। यदि मैं सत्य बताऊंगी तो आपके पास इतने पत्र आ जाएंगे दूरदर्शन में कि मैडम ने सत्य क्यों बोल दिया यहाँ पर। क्योंकि शोध को एक अनिवार्य मान लिया गया है उच्च शिक्षा में जाने का, और मुझे लगता है यही गलत हुआ है। विद्यार्थी शोध के नाम पे अब शोध नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से उस डिग्री को पा लेना चाहते हैं। शोध का मतलब यह है कि आप कोई अनुसंधान करेंगे, किसी साहित्यकार के साहित्य को पढ़ करके एक नई दिशा, एक नई खोज कि साहित्यकार किस क्षेत्र में गया है और उसने उस क्षेत्र में जाने का कारण क्या था और क्या पाया, बिल्कुल ऐसा निकाल के लाएगा विद्यार्थी। परंतु ऐसा होता नहीं है। विद्यार्थी तो वो ढूंढ के ले आता है जो रामविनल ने भी ढूंढ लिया, आपने भी ढूंढ लिया, आपने ढूंढ लिया, आपके शोध में जो है उन्हीं को इकट्ठा करके वो अपना शोध पूरा करते हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल तो इसलिए उच्च शिक्षा के लिए ये शोध वाला जो है वैसे तो बहुत अच्छा है कि भाई जो शिक्षक आए वो पूरा शोध करके आए, परंतु और विषय चयन में भी उसका जो शोध निदेशक है उसका हाथ होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है। और 3 वर्ष का समय, एक अभी मैं रामविनय रास्ते में बात कर रहे थे कि शोध हो रहे हैं, पूरा जीवन विज्ञान के विषय में तो पूरा जीवन लग जाता है। बिल्कुल। हाँ। और कला के लिए कह रहे हैं आप 3 वर्ष, परंतु अब तो विज्ञान भी 3 वर्ष में पूरा होने लगा। बिल्कुल। तो वैसे पुस्तकालय, वैसे परिवेश, वैसे उसके पास धन की आवश्यकता, बहुत सारी चीजें होती हैं शोध के लिए। तो शोध अच्छे हो रहे हैं, ये प्रसंग बस ये चर्चा, और ये बहुत जरूरी था कि इस पर भी हम, क्योंकि जब सृजनशीलता की हम बात करते हैं, बहुत अच्छा शोध हो रहा है। अब मैं शकुंतला इस्टवाल जी, आपके पास आपका जो अनुभव रहा है वो दुर्गम और दूरस्थ पहाड़ी इलाकों का ज़्यादा रहा है, और उसी भूमिका की वजह से आपको शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार भी मिला है। तो पहले तो बधाई आपको कि आप पुरस्कृत हुई हैं। पर मैं आपसे जिस सवाल का जवाब आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर जो बहुत सृजनशील बच्चे हैं, बड़े क्रिएटिव बच्चे हैं, उन बच्चों में वो कुछ खास प्रतिभा है, ये एक शिक्षक कैसे पहचानता है? आपका अनुभव क्या है? सर, एक्टिविटी के द्वारा और खेलों के द्वारा, और उनको मतलब किस चीज़ में रुचि है, पढ़ाई देखनी है उनको, किस विषय को ज़्यादा पढ़ते हैं, किसको नहीं पढ़ते हैं जी, इससे पता चल जाता है जी कि किस बच्चे में मतलब कौन सी रुचि है उनकी। अच्छा। अगर हम रुचि के अनुसार उनको आगे पढ़ाएं या बताएं तो उनका विकास बहुत जल्दी हो सकता है जी। अगर उसको हम विपरीत दिशा में ले जाएं तो उनका विकास जो है रुक जाता है। बहुत बड़ी बात है ये आपका अनुभव, इसीलिए मैं ये सवाल आपके पास आपसे पूछा। क्या आपका अनुभव क्या है, क्या स्थिति है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों में, उनका साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, कला के प्रति कैसा रुझान है? सर अच्छा है, अपना लोक संस्कृति के प्रति अच्छा रुझान है उनका जी। मैं बच्चों को कार्यक्रम करवाती थी जी, अच्छा मतलब जिनको रुचि होती तो करते थे, उसमें भाग लेते थे। मैं अपने बच्चों को जिला तक ले गई जी, वहाँ तक ले गई। मैं सराय खेल होता है, एक क्षेत्र गीत होता है एक, उसमें तक जिले तक ले गए मैं उनको जी। और स्काउट गाइड में भी ले गए मैं बच्चों को। अच्छा। खेल के क्षेत्र में जबकि मैं प्राइमरी की अध्यापिका थी, मैंने इंटर कॉलेज के लिए काम किया जी। मैंने गाइड कैप्टन हूँ मैं। अच्छा। हमेशा बीरों काल के बच्चे मेरे साथ ही जाते थे, कभी पौड़ी तो कभी कोटद्वार तो कभी लक्ष्मण झूला तो कभी हर जगह। आपको आपकी उपलब्धि यही है कि आप प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाली शिक्षिका रही हैं, जो कि सबसे चुनौतीपूर्ण काम है हमारे यहाँ, और इसी वजह से इस परिचर्चा में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो जो प्राथमिक कक्षाओं में जहाँ आप उस बच्चे को गढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर जो काम है वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे का। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक छोटे से स्कूल में गई तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे
मैं ऐसे बैठ के देखने लगी। फिर मैंने कहा चलो एक बच्चे के पास जाके बातचीत की जाए। मैडम देखिए, तो मेरी साड़ी का पल्ला एक बच्चे से ऐसे टकराया, तो कहता है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या बात, क्या बात। तो मैंने कहा ये क्या गजब है भाई, ये बच्चा को एक सेकंड नहीं लगा बात का उत्तर देने में। तो मैंने उनकी प्रिंसिपल मेरी जान पहचान की थी, उन्होंने बुलाया भी था कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कहा कहले ये बच्चा हर बात का जवाब देना जानता है, इसके आप इसके कोई भी बात इससे कहिए, ये 2 मिनट के अंदर उसका उत्तर बना के या उसकी कविता बना के दे देता है। अब तो बच्चा बड़ा होकर पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर सविता मोहन, उस वही जिस तरफ शकुंतला इस्टवाल जी ने जहाँ पर बात अपनी छोड़ी थी, वहीं से मैं आपकी ही बात से सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा था। वो सवाल ये था कि हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में है, उच्च शिक्षा की अभी मैं बात नहीं कर रहा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हमारा जो विद्यालय का परिवेश है, उस परिवेश में कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावना है कि वो बच्चे के अंदर जो उसकी मूल प्रवृत्ति है असली में बच्चे उसको पल्लवित करने का मौका जो गढ़न है, बच्चे को जो गढ़ा जाता है ठोक पिट करके, वो इंटर हाई स्कूल में ही होता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो तो पूरे प्रफुल्लित होते आते हैं, उनको फिर आपको बदलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। बच्चे को जो बदला जाता है 8वीं से लेकर इंटर तक पढ़ाया जाता है। बस वही है कि शिक्षक का दायित्व तो सबसे ज़्यादा वहीं पर शुरू होता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देखे, समझे और ये देखे कि उसकी रुचि कहाँ की हो है। जैसे कि मेरी रुचि इकोनॉमिक्स में थी, परंतु मेरी टीचर एक मंजुला रस्तोगी थी, कहती नहीं तो हिंदी पढ़ना। वो मुझे हमेशा, मैं कहती मैडम आप ऐसा क्यों कहती हैं? तो वो क्योंकि वो मुझे ऑब्जर्व करती थी कि मैं कविता पढ़ती हूँ, कहानी बना के सुनाती हूँ। तो वो जो 8वीं से लेकर इंटर तक का समय है, वहाँ पर बच्चे का होता है और वो मतलब स्वच्छंद होता है वहाँ पे। यदि कोएड नहीं है, जैसे मैं तो लड़कियों के स्कूल में पढ़ी, तो कोएड नहीं, तो लड़कियाँ बिल्कुल तितलियाँ होती हैं जी। उन बच्चों को फिर शिक्षक किसी एक रास्ते की ओर दिखा के ले जाए, अपना हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ले जा रहा है, तो वो बच्चा जिंदगी में सफल होता है। डॉक्टर शकुंतला इस्टवाल, आप क्योंकि आपका पूरा जो, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि वो जो पूरा सर्विस, अब तो आप सेवानिवृत्त हैं, लेकिन जब तक सेवा में रही वहाँ हमारा जो पर्वतीय इलाका है, वहाँ पर जो इस तरह के बच्चे हैं जो कोई स्पेसिफिक टैलेंट वाले हैं, जिनमें कोई खास संभावना है, उनको परिष्कृत करने का आपका अनुभव कैसा रहा? वो परिवेश, वो माहौल, वो वातावरण है स्कूलों में? सर मैंने दिया उनको, मैंने अपने बच्चे समझ कर उनको पढ़ाई की। जिस बालक की जिसमें रुचि थी मैंने उसी में आगे बढ़ाया। आज मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, कोई कलाकार है, कोई पत्रकार है, कोई हर चीज़ में मेरे विद्यार्थी हैं। एक बच्चा जो है वो ईरान इराक में वो है, इंजीनियर है, IIT करके जी। तो ये तो आपके पढ़ाए बच्चे, लेकिन ओवरऑल कैसा परिवेश है वहाँ पर? बच्चे, अगर कोई बच्चा दुर्गम इलाके में है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा साहित्यकार है, तो हमारे स्कूलों में वो परिवेश है कि वो उसको तराश सकें उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए? नहीं जी, ऐसे तो कुछ नहीं, अभी नहीं है। तो वही चुनौती है कि वो परिवेश हम कैसे निर्मित कर सकते हैं। डॉक्टर राम विनय सिंह, आपके पास में बड़ा एक टेक्निकल सवाल लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है और भाषा के अलावा, साहित्य के अलावा एक शिक्षक की भूमिका में भी आप रहे हैं। हमारे पास दो, खासकर भारत की परिधि में 2 तरह के शिक्षक हैं। एक तो वो शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वो जो गुरुकुल वाली पद्धति है उसको फॉलो करते हैं। एक शिक्षक वो हैं जिनको हम अमूमन आजकल अपने पब्लिक स्कूलों में और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में भी देखते हैं। सर, आपका क्या अनुभव रहा? वो जो गुरुकुल पद्धति वाले शिक्षक हैं वो ज़्यादा प्रभावी रहे हैं शिक्षा में, या ये जो बदलाव के बाद शिक्षक आए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। इसमें सबसे पहली बात तो यह आती है कि प्रणाली चाहे जो भी हो, शिक्षक का अच्छा होना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। शिक्षक कैसा हो, शिक्षक होना कैसा चाहिए। महाकवि कालिदास का एक पद्य मुझे स्मरण आता है, जरूर सुनाइए। शिक्षक की परिभाषा दी, कैसा शिक्षक श्रेष्ठ होता है। उन्होंने कहा कि एक तो शिक्षक ऐसा है जिनके पास ज्ञान तो होता है,
वो बता नहीं पाता ढंग से, समझा नहीं पाता। और एक शिक्षक ऐसा होता है जिनके पास समझाने की कला तो है, ज्ञान ही नहीं है। जी। तो श्रेष्ठ कौन होगा कि जिनके पास ज्ञान भी पूरा पूरा है और ज्ञान को संप्रेषित करने, संक्रांत करने की कला भी है। वही उन्होंने कहा कि श्लिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम, जिनमें दोनों हैं, यस्यो भयम साधु स शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा पैतव्येव। धुरि प्रतिष्ठा, वही जो श्रेष्ठ शिक्षक हैं, श्रेष्ठता का मानक है शिक्षक। क्योंकि अगर अच्छा शिक्षक न हो, अच्छे आचार्य न हो, अच्छे गुरु न हो, तो अच्छे विद्यार्थी की कल्पना कैसे करें? नहीं की जा सकती। क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बार मारे चोट। तो उनकी डांट में भी, उनकी ताड़ना में भी ज्ञान की कला विकसित होती है। कहते हैं ना कि लालनाथ बहवो दोषा, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो दोष उत्पन्न होंगे। ताड़नाथ बहवो गुणा, ताड़न करने से, डांट फटकार, ताड़ने का मतलब डंडे से मारना नहीं है, उसे थोड़ा सही मार्ग पे लाते रहना, अनुशासन में रखना, यह ताड़न है। ताड़नाथ बहवो गुणा। इसीलिए फिर बड़ी अच्छी बात कही कि तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लालयेत। इसलिए पुत्र को और शिष्य को दोनों समान धर्मा है। उन्हें लाड़ प्यार ज्यादा नहीं, बल्कि उन्हें थोड़ा अनुशासन में रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आचार्यों ने। इसलिए गुरुकुल प्रणाली हो चाहे अधुनातन प्रणाली हो, योग्य शिक्षक का चयन होना नितांत आवश्यक है। अगर शिक्षक योग्य है, उनमें ब्रह्म वर्चस्व है, तो विद्यार्थियों में ब्रह्म वर्चस्व होगा। अगर शिक्षक ही ज्ञान का प्रकाश लेकर के खड़ा नहीं होगा, तो विद्यार्थियों के अज्ञान के अंधकार को दूर कौन करेगा और कैसे करेगा? इसीलिए इस चयन में सावधानी आवश्यक है। और हमारे देश में इस चयन में असावधानी हुई है, इस वजह से शिक्षा व्यवस्था धूमिल हुई और शिक्षा में खामियां उत्पन्न हुई है। इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है, समाज को और सरकार को भी, हम सबको। क्योंकि शिक्षा रीढ़ है, इसमें कोई दो राय, कोई दो राय। चाहे कुछ भी बदल जाए समाज, शिक्षण की व्यवस्था नहीं बदलेगी। शिक्षा तो एक संस्कार के रूप में जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और वह चीज रहेगी। डॉक्टर राम विनय सिंह, आप बहस को जिस मोड़ पर ले आए थे, उस मोड़ पर तो अब इसको बढ़ाने के लिए एक आधार मिल गया था, लेकिन प्रोग्राम के समय की अपनी एक सीमा होती है। और अक्सर होता यही है कि बात करते करते हम जिस क्लाइमेक्स पर आते हैं वहाँ से हमको वाइंड अप करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों से जो बात हुई, खासकर शिक्षकों की भूमिका पर, एक छात्र के नज़रिए से, एक अभिभावक के नज़रिए से, उससे कुछ नई चीज़ें निकल कर आई हैं। विषय बड़ा वृहद है, इस पर लगातार बातचीत की जानी चाहिए और की ही जानी चाहिए, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति भी शिक्षक को एक नई भूमिका में मानती है। अब जो अभी हमारे पास ताज़ा शिक्षा नीति आई है, डॉक्टर सविता मोहन, राम विनय सिंह जी और मैडम शकुंतला इस्टवाल जी, आप तीनों स्टूडियो में पधारे, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार फिर किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।